हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने नीट फिजिक्स के सिलेबस को। और हम लोग एक कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं, है ना। डेली छोटे छोटे उसमें कर रहे हैं, तो उसको आप एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चलिए। और आई एम श्योर आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा डे 5 है और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता है? इंटीग्रेशन इज ए जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या सीखा था हमने? बड़ी चीज को छोटा करना। अब इंटीग्रेशन में क्या है? छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ा करना। मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। जैसे आपने बचपन में क्या पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल टू मान लो c था, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? c माइनस बी हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ आपका, यहां जो चीज पॉजिटिव थी वो जाके वहां पे नेगेटिव हो गई। ठीक है, यहां प्लस बी था, उधर जाके वो माइनस बी हो गया। सेम यही चीज आपके यहां पे होती है कि जैसे अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, इसका जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स हो जाता है। अब इस डिफरेंशिएशन को उठा के अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी आता है। यहां पे जो c होता है ये होता है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाना जरूरी है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है? आप कहेंगे सर 2x। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट क्या होगा? आप कहेंगे सर 2x। मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 100 का डिफरेंशिएट क्या होगा? आप कहेंगे सर 2x। अब मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए मैं ले रहा हूं 5000, इसका डिफरेंशिएट आप अगेन कहेंगे 2x। तो हर एक इसमें आप देख रहे हैं ये वाली जो क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन तो गायब हो गया, ये आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है। हर बार आपका यहां पे इंटीग्रेशन यही आ रहा है। तो यहां पे अगर आप इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये चीज मिल रही है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी जो यहां पे डिसअपियर हो गई है, तो उसको मानते हुए हमने कहा कि यहां पे कुछ क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है, इसलिए हमने यहां पे c लगा दिया। जैसे यहां पे समय देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर तो है, उसका तो डिफरेंशिएशन आपका 2x हो रहा है, मगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी का 0 हो गया, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी भी यहां पे हो सकती है, इसलिए हमने fx प्लस c लिख दिया। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना? क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं। अब आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx अगर होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं। ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये दो पार्ट में होता है। ठीक है, एक तो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी जो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, अभी जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अगर जैसे सपोज करिए मैं कहता हूं कि एक्स की पावर 5 dx। अच्छा, dx यहां पे रिप्रेजेंट है किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो? ठीक है, dx मतलब यहां पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर 5 प्लस 1 दैट इज 6 ओवर 6 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? यानी कि मैं यहां पे ले सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ आपका x की पावर 0 इंटू dx लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा मेरा? x की पावर 0 है तो इंटीग्रेशन होके क्या हो जाएगा? x की पावर 0 प्लस 1 दैट इज 1 ओवर 1 प्लस c। यानी कि अगर कोई भी कुछ भी नहीं है इसके आगे, इसका मतलब यहाँ पे 1 है ना, और 1 को हम x की पावर 0 ले सकते हैं dx, और ये आपका 1 हो गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, अगर सपोज करिए कि मैं आपको इंटीग्रेशन ऐसे दे दूं कि एक्स स्क्वायर dy। अब कई बच्चे क्या करेंगे, अरे सर बहुत इजी है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। नहीं भाई, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे अब आपका किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है। जब हम लोग y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो चीज कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, इसको आपको बाहर करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dy करना पड़ेगा। और जैसे हमने इंटीग्रेशन dx किया था तो क्या आया था आपका? x प्लस सी आया था। इसी तरह से यहाँ पे ये
y आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में y आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट x करना है dx, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और वी राइट 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, मगर क्या है कि आप साथ साथ में करते रहें, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब चीज टफ है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है आपका वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अच्छा जो पिछला फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये सिर्फ किसके लिए होता था, जब आपका जो n है इज नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 के अलावा सब कुछ हो सकती है, ठीक है। अब जैसे यहां पे ये है, अब अगर हम इसे देखें तो ये हुआ क्या, x की पावर -1 हुआ, हमने कहा था n की पावर -1 नहीं। अब इससे करने से क्या होता, अगर जैसे मान लीजिए आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 अपॉन 0। अब अगर 0/0 करेंगे तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया, यानी कि ये इसका फॉर्मूला इस पे वैलिड नहीं करेगा। तो इस पे वैलिड कौन सा फॉर्मूला होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू होता है log x बेस e प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जबकि बाकियों के लिए जैसे 1/x² dx होता तो क्या होता, यहां पे x की पावर -2 पर ले गए इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि x की पावर -1 ओवर -1 प्लस सी, और वी राइट -1/x प्लस सी। मगर 1/x के लिए आपका क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। यह बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले की भी बात कर लेते हैं। अच्छा अभी देखिए, अब अगला है, जैसा कि आप जानते हो कि d/dx ऑफ cos x क्या होता था, -sin x होता था, है कि नहीं, -sin x होता था। अब मैं इस चीज को उठा के इधर से इधर ले जाऊं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ -sin x इक्वल टू cos x, ठीक है। और इस -sin को भी यहां से मैंने रिमूव कर दिया, यानी कि दोनों तरफ मैंने -sin से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -cos x प्लस c आ जाएगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। अच्छा एक और फॉर्मूला देखें, ये तो सिर्फ sin x के लिए हो गया, मगर जैसे अभी d/dx ऑफ, मान लीजिए यहां पे होता cos 5x, आप क्या लिखते, -sin 5x, और इस चीज को मल्टीप्लाई करते 5 से, ठीक है ना, क्योंकि sin 5x हो जाता, 5x का 5 मल्टीप्लाई में आ जाता। अब अगर मुझे यहां से इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin 5x और ये -sin इक्वल टू जो यहां पे cos 5x, और इस 5 को यहां से रिमूव करने के लिए मेरे को डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। जब मैंने यहां से 5 से डिवाइड किया तो यहां पे अपॉन में 5 आ गया, इस -sin को यहां से शिफ्ट किया, इधर माइनस लग गया, प्लस c। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि अगर यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ sin ax होता है तो उसका हो जाएगा -cos ax, और ax का डिफरेंशिएट a होता है, वो यहां पे अपॉन में लगता है, जबकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लगता था, जबकि इंटीग्रेशन में ये आपका डिवाइड में लगेगा प्लस c। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। कांस्टेंट है वो अपॉन में लगेगा यहाँ पे, जो डिफरेंशिएट करके हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx,
सिंपल सा, आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स प्लस सी आपका हो गया। अब इसके बाद अगर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx करना है तो e की पावर x dx का क्या होता है, e की पावर x प्लस सी होगा। डिफरेंशिएशन में भी आपने देखा था कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता था, e की पावर x होता था। ठीक है, मगर अगर यहां पे इंटीग्रेशन में कहूं कि e की पावर 5x है तो क्या होगा dx, तो e की पावर 5x का e की पावर 5x आएगा और 5x का 5 अपॉन में आएगा प्लस c। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ये जो चीज थी ये थी सारी आपकी डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनेट के बाद अब आपका आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो जब फंक्शन में इंटीग्रेशन जो फंक्शन है अगर उसके साथ लिमिट लगी हुई हो, फंक्शन के साथ अगर लिमिट लगी हुई है तो वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। लिमिट मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे अभी मैं कहूं, अभी तक आपने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मगर अब यहां पे लिमिट लगी हो a से b। फिलहाल इस एक्स स्क्वायर को चेंज करके मैं कहता हूं आपसे कि सपोज ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है। ठीक है, हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन। जैसे नॉर्मल अगर थोड़ी देर की लिमिट भूल जाए तो सिंपल सा आपने पढ़ा था कि एफ एक्स हो जाता था। ठीक है, और प्लस सी लगता था। मगर जब ये लिमिट वाला केस होता है उस केस में आपका ये सी नहीं आता। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है कहां से कहां तक, ए से बी तक, यानी कि अपर और लोअर लिमिट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स को आप अपर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे माइनस, फिर एक्स को आप लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे। मैं इस बात को समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 2 से 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3/3, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 5 है। सी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को, सी इसमें नहीं आएगा। अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जो पार्ट है 1/3 बाहर कर दिया और यहां पे हो गया आपका एक्स क्यूब और ये 2 और ये 5। ठीक है, 1/3। अब x को मैंने क्या कहा था कि पहले अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, तो x के पे 5 आएगा यानी कि 5 का क्यूब माइनस फिर लोअर लिमिट यानी कि 2 का क्यूब। अब ये क्या हो गया 1/3, 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 2 का क्यूब 8। ये क्या हो गया 1/3 इंटू 117 दैट इज 39। ये इसका आंसर आ गया। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो एक्चुअल में यह होता क्या है, देखा जाए तो कोई अगर आपका जो फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन मान लीजिए इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया है और आपसे कहना है कि एट x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक आपको वैल्यू बतानी है। तो एक्चुअल में इसमें जो एरिया अंडर जो ये पार्ट आ रहा है इसकी जो वैल्यू होती है वो ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए से बी जो आपका फंक्शन है उसका जो एरिया आ रहा है वही ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आई आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को। चलिए, तो अब अगर सपोज करिए कि यहां पे ये जो एरिया जैसे हमने बात करी, अब अगर मान लीजिए ये ऐसे बन जाता कि ग्राफ कुछ इस तरह का मैं ले लूं। ठीक है, और इसमें आपका सपोज x इक्वल टू ए यहाँ पे है और x इक्वल टू बी यहाँ पे, यानी कि एरिया क्या हुआ ये वाला प्लस ये वाला। मगर अब क्या होगा कि ये सपोज ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको मैं कह दूं एरिया A1
और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं कह रहा हूं एरिया A2। तो जो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या आएगा, A1 माइनस A2 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसका नेट रिजल्ट ये आएगा A1 माइनस A2। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, डाउट हो तो भाई पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो इसी में है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल। इंटीग्रेशन बहुत इजी है बेटा, अभी आप लोगों को इतना टफ नहीं आएगा 11th के पोर्शन में, और बायोलॉजी वाले आप लोग सब्जेक्ट का है आप लोगों का, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी आता है आप लोगों को, टेस्ट में ज़्यादा टफ नहीं आता। चलिए, तो अब मैं जो बात कर रहा हूं वो है आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल। कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, अगर जैसे आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और हम मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है कहां से कहां तक, x से लेके x की वैल्यू a से b तक के लिए वैल्यू निकालनी है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी आपकी यहां पे a से b y dx ओवर इंटीग्रेशन a से b dx। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना, एवरेज वैल्यू के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, y एवरेज निकालना है हमें, तो कहां से कहां तक, y dx a से b, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, या a से b dx इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये होगा क्या भाई, ये आपका a से b y dx हो गया। अब इस केस में, नीचे वाले केस में क्या होगा, dx से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b माइनस ए हो जाएगा। ये फाइनल इसमें रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लें इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। चलिए, अब जो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3 ओवर इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो y एवरेज क्या हुआ, हमने क्या कहा था, 0 से 1 y, यानी कि 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन dx, नीचे 0 से 1 dx। ठीक है, अब ये क्या चीज हो गया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x 0 to 1 अपॉन नीचे x आया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1 माइनस 0। ठीक है, ये 2 से 2 गया, x के ऊपर 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी पहला टर्म भी 0, सेकंड टर्म भी 0, अपॉन में 1, तो इसका क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो सिंपल सा इतना ही आपके इंटीग्रेशन पार्ट में। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कौन सा है और डेफिनेट इंटीग्रेशन कौन सा है। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, बस समझते जाइए, और प्लीज एक काम जरूर करें आप लोग, इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। फुल सिलेबस होगा भाई, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने ट्यूशन नहीं भी लगाई है तो भी आपका काम चलेगा यहाँ पे, और लगाइए तो आपको एक रिवाइज का एक अच्छा मौका मिलेगा, घर बैठे आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।